नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, ये रणनीति ही जिसके तहत ऑपरेशन सिंदूर के तहत अंदर घुस करके पाकिस्तान के 21 में से 9 ठिकानों को ध्वस्त किया और मोटी मोटी सूचना यह है कि 90 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया है। और पोस्ट ऑपरेशन, हालांकि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके अगले दिन आप देखिए सर्वदलीय बैठक होती है। 1.5 घंटे तक ये सर्वदलीय बैठक चलती है। एनएसए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में 50 मिनट की अलहदा से पीएम हाउस में मीटिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू। इंतजार किया जा रहा है कि पाकिस्तान बौखलाहट में कौन सा फैसला लेता है। हालांकि कुछ जगहों पे लोगों को सेफर प्लेसेस पे लाया गया है कि आप सुरक्षित जगहों पर जाएं, लेकिन साथ साथ में तैयारी भी पुख्ता है, क्योंकि भारत को पता है कि चाइना भी पूरा समर्थन, टर्की भी पूरा समर्थन पाकिस्तान को कर रहा है। लेकिन अगर समूचे वर्ल्ड में देखा जाए, होल वर्ल्ड में देखा जाए, तो भारत को पूरा समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए के बीच में 50 मिनट तक की मीटिंग चली। पीएम नरेंद्र मोदी को सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के जानकारी दी गई। पहलगाम में हुए हमले के बाद ये दूसरी सर्वदलीय बैठक है। ऑपरेशन सिंदूर में सर्वदलीय बैठक अमित शाह, खड़गे और खास तौर पर कांग्रेस ने कहा है कि जो फैसला सरकार लेगी हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं, यानी बिल्कुल ओपन सपोर्ट दी है। AIMIM ओवैसी ने भी कहा है, उनके चीफ ने ओवैसी ने भी कहा है कि हम पूरी तरह से, ओवैसी मुखरता से पूरा समर्थन सरकार को कर रहे हैं, और बाकी भी जितने भी अपोजिशन के लीडर थे। बड़ी बात यह है कि सरकार पर लगते थे, आरोप लगते थे कि सरकार जो है बड़ी एरोगेंट है, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है। लेकिन इस ऑपरेशन यानी 22 अप्रैल के बाद जो पहलगाम में हुआ था, उसके बाद से लगातार सरकार विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए। ये दूसरी सर्वदलीय बैठक थी। जो विपक्षियों की शिकायत रहती थी कि सरकार जो बड़ा फैसला लेती है उसमें अपोजिशन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, जो स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन इस बार लगातार अपोजिशन को समर्थन में लिया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के इंटरनल हालात भी नासाज नहीं हैं। लगातार वहाँ आज के दिन धमाकों पर धमाके हो रहे हैं। BLA ने भी आज अटैक किया और एक अनुमान के मुताबिक 1 दर्जन के करीब पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। तो इससे पहले 24 अप्रैल को पार्लियामेंट में 2 घंटे तक सर्वदलीय बैठक चली थी। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री, आज भी जिस तरीके से अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी, उस दिन भी अमित शाह, एस जयशंकर, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल थे इसमें। यानी हर एक नेता ने अपनी अपनी राय दी। और बड़ी अच्छी बात है कि मीडिया के समक्ष आते ही उन्होंने कहा कि कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जो मीडिया के समक्ष नहीं बताई जाती हैं, लिहाजा उन पर किसी तरह की चर्चा नहीं होगी। अलबत्ता सर्वदलीय मीटिंग में उन्होंने कहा कि ये जो फैसला ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे लिया गया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया गया, एग्जीक्यूशन और प्लानिंग में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। माकूल जवाब पाकिस्तान को मिला है। अब पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने से पहले 100 मरतबा सोचेगा कि क्या भारत में दोबारा आतंकी गतिविधियों को जन्म देना है या नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी 9 ही ठिकाने ध्वस्त हुए हैं, यानी कुल मिला के 21 में से 9 ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, दिल मांगे मोर, और अभी और भी कुछ हो सकता है। अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो उस हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना, तीनों सेना पूरी तरह से तैयार है और उनकी कोऑर्डिनेशन भी निरंतर बढ़ती जा रही है। दिल्ली से हमारे सहयोगी ताबिश कमाल हमारे से जुड़ चुके हैं। ताबिश, कैसे हैं? ताबिश, आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो सर्वदलीय मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद की जो बाकी विपक्षी दल थे उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी? खड़गे को तो हमने सुना, उन्होंने कहा कि हम जो सरकार का फैसला है, यूनियन गवर्नमेंट का जो भी फैसला होता है हम उसके साथ खड़े हैं, और संकट की घड़ी में सरकार के साथ विपक्ष, समूचा विपक्ष खड़ा है। तो आपकी जो बातें हुई हैं, क्या आपको लगता है, क्या बॉडी लैंग्वेज कहती है इनकी?
देखिए विनोद जी, जिस तरह से आज ऐसा लग रहा था कि सर्वदलीय बैठक में तमाम दल पहुंचे थे और पूरे उत्साहित नजर आ रहे थे, सरकार का हर समर्थन, हर फैसले में सरकार की सपोर्ट करने की बात कर रहे थे। राहुल गांधी आए, मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि हम सरकार के हर फैसले में पूरी से तरह से तैयार है, सरकार को और कड़े कदम अगर उठाने हैं तो हम बिल्कुल पूरी तरह से सरकार के हर फैसले में साथ है और कोई भी किसी तरह की आलोचना नहीं की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब मीडिया से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि कोई भी आलोचना नहीं की जाएगी, बल्कि पाकिस्तान को सरकार ने और भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है उस जवाब का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत सारे पॉइंट्स एक एक करके उठाए हैं। उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं, जिसमें हमने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जिहाद जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस शब्द को लेकर के जाना चाहिए कि आप आतंकवाद को जिहाद से नहीं जोड़ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने मीटिंग में कहा कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में बताना चाहिए कि जिहाद जो है वो गलत तरीके से पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उन्होंने ये जो जिहाद के शब्द था उसको उन्होंने कोट किया कि पाकिस्तान के जो नेता हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जिहाद का वक्त है, ये जिहाद का शब्द का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो आर्मी के कर्नल दुबे की मृत्यु हुई है, सब में डेथ हो गई, उनकी पत्नी को लेकर के जिस तरह के कमेंट हाल ही में सोशल मीडिया पर किए गए, उन्होंने वो बात भी वहां पर मीटिंग में रखी, उसको भी उन्होंने मीडिया से साझा किया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है, किसी भी महिला को इस तरह से अभद्र कमेंट यानी बेकार कमेंट नहीं करने चाहिए। तीसरी और अहम बात जो किरण रिजिजू केंद्रीय संसदीय मंत्री थे उन्होंने भी रखी है, उन्होंने कहा कि पूरी जो ऑल पार्टी मीटिंग के तमाम जो लीडर्स थे वो सब एकजुट नजर आए, यानी ये पाकिस्तान को एक करारा जवाब भारत की तरफ से था कि जो पाकिस्तान में नफरती बीज बोने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा था वो उसमें नाकाम साबित हुआ है। भारतीय सेनाओं ने जो जवाब दिया है, सबसे अहम चीज इसमें विनोद जी जो रही है वो ये रही है कि सारे दल एक साथ ये कह रहे थे कि अगर सरकार आगे कदम उठाती है तो हम पूरी तरह से तैयार, यानी सरकार अगर अभी और सिंदूर ऑपरेशन को आगे जारी रखेगी, सिंदूर ऑपरेशन के तहत सरकार अगर और कार्रवाई करेगी तो हम तैयार है। लेकिन सबसे अहम बात यह रही इस कप के बीच में कि जिस तरह से हमने पिछले कई दिनों से बयान देखे थे, अपोजिशन के बयान आ रहे थे, बीजेपी पर कटाक्ष किया जा रहा था कि आखिर बीजेपी क्यों या सरकार क्यों खामोश है, क्यों जवाब नहीं दे रही है, तो एक प्लानिंग तैयार की जा रही थी। आपको याद होगा 22 अप्रैल की घटना थी, 23 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, तमाम नेताओं ने सवाल उठाए थे कि आखिर क्या वजह है कि सरकार अब तक कुछ नहीं कर पा रही है। वो तमाम जो चीजें थी उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। ताबिश, एक चीज और ओवैसी ने बोली है, उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान क्लेम कर रहे हैं कि हमने उनका राफेल मार गिराया, उसको डिनायल भेजना चाहिए, सेना की तरफ से उसको डिनाई किया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से ये कहा जा रहा है बार बार कि हम सेना के 6 जो उनके इंडियन आर्मी के जो फाइटर जेट्स हैं, राफेल हैं, वो हमने गिराए हैं, उसका कंडेम होना चाहिए, ये भी इसमें जिक्र किया गया है। हालांकि आज जो बैठक हुई है विनोद जी, कई बहुत अहम मुद्दे हुए और सबसे बड़ी बात यह रही कि तमाम जो लीडर्स थे जब वो बाहर निकल रहे थे तो मीडिया से बात कर रहे थे, ये सबसे बड़ी चीज रही, क्योंकि हमने देखा कि सर्वदलीय बैठक के बाद कई संशय और कई सवाल खड़े हो जाते हैं। बहरहाल बीजेपी नेता दुग्गल साहब इस वक्त हमारे साथ। दुग्गल साहब, आज किस तरह से देख रहे हैं आज की सर्वदलीय बैठक को आप? आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें सबसे खुशी की बात हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान पूरा एक है और एक जबान से उन्होंने मोदी जी को ये कहा है कि आगे आप जो भी करना चाहें हम आपके साथ हैं और अगर ये सिंदूर ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है तो हम आपके साथ हैं। और पाकिस्तान की ईंट का पत्थर, एक और जिक्र हुआ है जिस तरह से गुरुद्वारे पर हमला किया गया है उसका भी जिक्र किया गया है। गुरुद्वारे को लेकर के भी सुबह मनजिंदर सिंह सिरसा है, उन्होंने भी अपनी नाराजगी पाकिस्तान पर जाहिर की है। आप लोग तो करतार कॉरिडोर की बात करते हैं और पाकिस्तान को गुरुद्वारे पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है। पाकिस्तान का गुरुद्वारे पर अटैक करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पुंछ के अंदर 25-30 हजार सिख रहते हैं। जिस तरह से कल अटैक हुआ था और सुबह वहां गुरुद्वारा पूरा साफ करने के बाद वहां अरदास की गई और लोगों का भरम ना रहे, सिख बिल्कुल साथ हैं। पुंछ के अंदर 25-30 हजार सिख फैमिली रहती हैं, वो बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं। अगर कोई भी एक्शन सरकार लेती है
तो हम उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। देखिए विनोद जी, एक और इसमें अहम चीज रही, चूंकि पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला किया गया जिससे देश का सिख समाज नाराज है, और इस घटना का भी जिक्र सर्वदलीय बैठक में किया गया कि जिस तरह से धार्मिक स्थलों को, जो भी रिलीजियस जगहें हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, इस पर भी नाराजगी जाहिर की गई है। भारतीय सेना का कहीं ना ताबिश कहीं से मनोबल बढ़ेगा। जी, ताबिश ताबिश जब 22 अप्रैल को हुआ था, इंटेंशन बिल्कुल साफ थी कि समूचे देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, जिस तरीके से धर्म पूछ कर के किलिंग की गई, समूचे देश में ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फिरका प्रस्ती की भावना इतनी ज़्यादा फैल जाए कि एक दूसरे का हाथापाई या मार शुरू हो जाए। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे पाकिस्तान विफल रहा है। लेकिन अब जब धार्मिक स्थलों पे निशाना बनाया जा रहा है, ये एक उसकी और एक प्रयत्न है कि ऐसा कुछ हो जाए, रेडिकलाइजेशन। पाकिस्तान की जो बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की ये मंशा थी कि धार्मिक स्थलों को निशाना बना करके भारत में एक आतंक का माहौल तैयार किया जाए, यानी भारत में गृह युद्ध की एक कड़ी को खड़ा किया जाए। और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल किए जा रहे थे। और सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे, पाकिस्तानी हैंडलर्स लगातार ये सोशल मीडिया का आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे भारत के अंदर, और इसका सेना ने दो टूक जवाब दिया है। गुरुद्वारे पर हमला करने से यह बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान की मंशा थी कि वो भारत के अंदर अपने नापाक इरादों को धार्मिक स्थलों के जरिए टारगेट करके भारत के अंदर इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा था, जिससे भारत के अंदर द्वेष की राजनीति पैदा हो। लेकिन जिस तरह से देश भर के तमाम लोग सामने निकल कर आए और अपनी सेना का सपोर्ट किया, सरकार के साथ खड़े हुए नजर आए, इससे एक बात साफ पाकिस्तान को यह मैसेज जाता है कि अगर आप धार्मिक स्थलों को टारगेट करेंगे, रिलीजियस जगहों को आप टारगेट भी करेंगे, तो हम पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय यानी सेना कहीं ना जो कहीं कदम उठा रही। ताबिश कहीं ना कहीं चाहे मेजॉरिटी हो मिनॉरिटी हो, उनको सल्यूट करना चाहिए कि पाकिस्तान के इस डिजाइन को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। आप कह सकते हैं, इस बात को बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, उनको आपस में भारत के अंदर माहौल खराब करने के लिए लड़वाने की कोशिश कर रहा था। और इसीलिए गुरुद्वारे पर हमला, लोकल जो लोग हैं उनको उन पर हमला, साथ ही आसपास के इलाकों की जो तस्वीरें आई हैं, पुंछ की और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों की जो तस्वीरें आई हैं, उससे एक बात साफ है कि पाकिस्तान अब बौखला चुका है और भारत के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। और सर्वदलीय बैठक में इन सब चीजों का जिक्र हुआ है कि अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप कड़े कदम उठा सकते हैं। सारे दल एक साथ मिलकर के आपके साथ खड़े हुए हैं। खास तौर से जो एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, उस पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कड़े कदम उठाएगी, इसका इंतजार तो भी विनोद जी और एक दो दिन हमें करना होगा। चलिए ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर अगर कोई आगे बढ़ाना चाहता है, भारत सरकार अगर आगे बढ़ाना चाहती है, तो उसको सर्वदलीय बैठक ने उस पर मुहर लगा दी है। गो हेड। अगर पाकिस्तान कोई और ऐसी हिमाकत और दुसाहत करता है तो टूट पड़ी है पाकिस्तान को। आईना दिखा दीजिए। हालांकि काफ़ी हद तक आईना पाकिस्तान को दिख गया है। जो कल चेहरे हमने देखे थे मुल्ला मुनीर के और बाकी बड़े नेताओं के, उससे साफ जाहिर होता है। लेकिन इस वक्त हम अपने पैनलिस्ट से आपको रूबरू कराते हैं। मैं अपने और आपके बीच में, दर्शकों के बीच में पैनलिस्ट को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता। करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हैं, एक्सटर्नल अफेयर के एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर भूषण दीवान रिटायर्ड हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल दिनेश शर्मा भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। राकेश सिंह परमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। और बड़ी बात यह है कि हमें अच्छी पॉजिटिव चीज़ यह है कि सर्वदलीय बैठक में इस बात पर मुहर लग गई है कि भारतीय सेना या भारतीय सरकार अगर पाकिस्तान को हिमाकत या दुसास करता है तो आगे चला जाना चाहिए। मैं करोड़ी सिंह से जानना चाहता हूँ। करोड़ी सिंह जी, जो हुआ, शायद करोड़ी सिंह जी यहाँ पे नहीं है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जी चलिए, ब्रिगेडियर भूषण दीवान जी से जानना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनल हालात और भी खराब हो गए। आज बहुत जगहों पे विस्फोट हुए हैं। क्या पाकिस्तान जरूरत कर सकता है कि एक मरतबा फिर कोई रिटेलिएट करने का प्रयत्न करे, क्योंकि उनकी भी प्रेस्टेज का मसला बन चुका है? देखिए विनोद जी, ये जो ब्लास्ट हुए हैं जी, अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि इनको मालूम नहीं किसने किया है। इनके खुद के भी पाले हुए सांप हैं और ये सांप दो मुंहे होते हैं। इन सांपों को हमारे पीछे लगाते हैं। अभी सांप तो दो मुंहे नहीं होते, वही इनको भी काट रहे हैं।
तो मैं सवाल ये, इनको पता नहीं, पर ये मैं तो एक ही चीज देख रहा हूं इसके अंदर, ये पाकिस्तान जो है एक टूटता हुआ जहाज है और ये कई सालों से है, और अब तो और प्रेशर में आएगा, टूटेगा। कौन क्या कर रहा है इनको मालूम नहीं, ये संभाल नहीं पाते अपनी अपने अपने देश को, तो ये सस्ते में आएगा। मैं जो कल आपकी शायद ये कहा है कि नहीं, जैसे वो नेबला अटैक करता है सांप पे, भारत तो खैर नेबला नहीं है, बहुत बड़ा है, पर ये कभी यहाँ से, कभी वहां से, कभी इधर से, कभी उधर से सांप थक जाता है, और जब थक जाता है तब फाइनल घात मारा जाता है सांप पे, और सांप को मारा जाता है। तो ये चीज होती रहेगी कई दिनों तक। अब ये क्या करते हैं, करेंगे, तो हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, भारतीय फौजें पाकिस्तानी फौजों की कंपैरिजन में बहुत मजबूत हैं, बहुत सक्षम हैं और बहुत तैयार हैं। तो ये अगर 3-4 दिन में ही काम मामला खत्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है इंटरनेशनल प्रेशर से, या पाकिस्तान खुद ठंडा हो जाए, हम तो ठंडे होंगे नहीं, तो हो जाए, तो ये अच्छी बात नहीं। क्यों? अगर हमने दूरगामी इलाज करना है, ये भारी मोटा ऑपरेशन है, ये हार्ट सर्जरी होती है, बड़ा टाइम लगता है इसमें, या पूरी स्पाइन सर्जरी मानी जाए, तो ये जल्दी में खत्म होगा भी नहीं, अच्छी बात है। क्यों? सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मैं आपसे कह रहा हूँ, युद्ध कोई नहीं चाहता है, पर अगर हम इनको भी सांप के सिर पे लाठी मार के छोड़ दें, तो दोबारा सांप अटैक करेगा, उससे तोड़ा जाएगा तो नहीं करेगा, और 2 साल के बाद क्या होगा, कि फिर 6 महीने के बाद फिर चीन के साथ मिलकर, चीन दबा हुआ है, फिर चीन के साथ मिलकर फिर तकलीफ करेंगे। इसलिए चलिए राकेश जी परमार के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट है और बड़ा तजुर्बा है इनका। राकेश जी, आज दूसरी सर्वदलीय मीटिंग थी और दूसरे सर्वदलीय मीटिंग में भी सरकार को पूरा समर्थन मिला है, मौनाबल, यानी मोराल बढ़ जाता है सरकार का इस वक्त फैसले लेते में। अगर आपको सर्वदलीय पूरी मीटिंग में समर्थन मिलता है, विपक्ष भी पूरा समर्थन करता है, तो सरकार का मोराल खुद ब खुद बढ़ जाता है और फैसले लेने में ज्यादा देरी सरकार नहीं करती है। विनोद जी नमस्कार, और आपके सारे संसदों को मेरा सादर प्रणाम जी। देखिए, सरकार हमारा लोकतांत्रिक देश है, पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष सभी लोगों का समर्थन जरूरी है, इसीलिए यह मीटिंग आहूत की गई थी और रक्षा मंत्री ने इसको लीड किया और समस्त देशवासियों को बताया। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान ना कई चौरों में चाले चल रहा है। 2-3 चीजें जो बहुत जरूरी है बताना। पाकिस्तान ने ना भारत की सीमा बंद की, लेकिन बाबा नानक साहब का रास्ता नहीं बंद किया। वो ये चाह रहा था कि हमारा सिख भारत में मेरा साथ दे, धर्म पूछ करके गोली मारा कि मुसलमान और हिंदू में यहाँ पर बवाल हो जाए। तो कई तरह की साजिशें जब पाकिस्तान चल रहा है, तो भारत महान को भी चाहिए कि वो अपने सभी लोगों को आकर के एक जगह एक मंच पर हो, ओवैसी का संबोधित करना, मतलब एक घोषित मुसलमान चेहरा है और बड़े विद्वान स्कॉलर है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का फ्रंट पर आकर के मजम्मत करना, यह सब इस लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र को और मजबूत करता है और किसी भी दुश्मन का मंशा कर्मा बाजरा राजनीतिक और सैन्य रूप से उनके दांत खट्टे करने का प्रयास है। भारत सरकार और राजनीतिक दल ने आज यही प्रयास किया है। किसी ने भी एक बात भी सरकार से कुछ पूछा नहीं, कहा है कि अनकंटेस्टेड हमारा समर्थन आपके साथ है, मतलब आप सिर्फ फोकस पाकिस्तान को निपटने और उसको निपटाने में करिए, हमारा है आपके साथ है, पूरा 140 करोड़ जनता है आपके साथ है। और इससे बड़ा मैसेज पाकिस्तान को हो ही नहीं सकता, जबकि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर उनके पार्लियामेंट के लोग सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। एक एमपी कह रहे कि मैं तो लंदन चला जाऊंगा। इसके बनिस्पत हमारा देश का हर राजनीतिक दल और हर नागरिक अपने सरकार के साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा लोकतंत्र इसीलिए अजर है, इसमें कहने वाली बातें नहीं। जी, मैं करोड़ी सिंह जी से जानना चाहूंगा। करोड़ी सिंह जी, अटैक हुआ, 9 ठिकाने को ध्वस्त किया गया, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सिंदूर ऑपरेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, भारत को कितना समर्थन मिला, कितनी सहानुभूति पाकिस्तान को मिली, आपने क्या आंकलन किया ओवरऑल? स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले की जो स्थिति थी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बाय एंड लार्ज की कंसेंसस थी कि
इंडिया विक्टिम है, इंडिया पे टेररिस्ट अटैक हुआ है और टेररिज्म के विरुद्ध इंडिया लड़ता है, हम उसके इंडिया के साथ हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर स्थिति बिगड़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का यह कहना था कि आप रेस्ट्रेन रखिए, आप सिचुएशन को एस्केलेट मत कीजिए। ये दोनों ही कंट्रीज को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कह रहा था। जब ये ऑपरेशन हो गया तो इस तरह का ऑपरेशन में एक चीज पहली बार आपने भी नोटिस की होगी कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, सेनाएं और हमारा विदेश मंत्रालय में जो सामंजस्य है, सामान्यतः विदेश मंत्रालय मिलिट्री एक्शन में पीछे रहता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन इस समय रहा तो ऑपरेशन के साथ साथ हमारे विदेश मंत्रालय ने कूटनीतिक स्तर पे कुछ देशों को पहले से इसके बारे में इनडायरेक्टली अवगत करवा दिया होगा और उसके बाद पूरे दुनिया को जहां भी भारतीय मिशन है करीब करीब सब जगह उनको मिशन के थ्रू तो देशों को बताया गया कि हमने ये एक्शन लिया है जो आतंकवाद के अगेंस्ट में है। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर है पाकिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान टेम्परेरी मेंबर है अभी, उसको छोड़कर सब मेंबर्स को भी ब्रीफ किया है कि हमने ये एक्शन लिया है और ये बताया है कि हम बड़े संवेदनशीलता के साथ कोई सिविलियन बेस पे या मिलिट्री बेस पे, सिविलियन मिलिट्री बेस पे भी हमने नहीं किया, केवल टेररिस्ट जो अड्डे थे उन पे किया है। तो इस तरह का संवेदनशीलता से की बात भारत ने पूरी दुनिया को बताई है और इसलिए दुनिया जिस तरीके का एक आउटरीच होना चाहिए कि इंडिया ने अटैक किया है उस तरह का नहीं है, क्योंकि जो संगठन थे आतंकवादी उस पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बैन लगा रखा था और पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली ये कह रहे हैं कि हमने तो बैन लगा रखा था, वो वहां से ऑपरेट नहीं हो रहे थे। लेकिन विनोद जी जो महत्वपूर्ण चीज है ये है कि ये संगठन थे, ये धार्मिक आधार पे काम कर रहे थे, तो या तो मस्जिद में अपना ऑफिस खोल रखा हो या अपने ऑफिस में ही मस्जिद बना रखी होगी। तो ऐसी स्थिति में जो अभी बात आ रही है कि इंडिया ने मस्जिद पे अटैक किया, मस्जिद पे नहीं, वो उनके आतंकवादी संगठन के कार्यालय थे। पाकिस्तान का यह कहना है कि हमने उनके कार्यालय तो बंद कर दिए थे, वहां तो मस्जिद था या स्कूल थी या पब्लिक हेल्थ सेंटर था, तो सिविलियन पे किया, ये पाकिस्तान का वर्जन है। लेकिन भारत के ने पूरे क्रेडिबल एविडेंस लेके अटैक किया है और इसीलिए जो चीज प्रूव करती है वो मसूद अजहर के परिवार के 10 परिवार के और 4 अन्य अपने आदमी मरे, तो इसका मतलब उनका ऑफिस वहां था, वो वहां से ऑपरेट कर रहे थे, वो खुद ही एविडेंस दे रहे हैं कि वहां अजहर मसूद का वो काम चल रहा था, वो वहां से ऑपरेट कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, दिनेश जी से जानना चाहते हैं, इतना ही कहेगा कि रेस्ट्रेन रखिए, ज्यादा एस्केलेट मत कीजिए। जी कर्नल दिनेश शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान तो बाज आएगा नहीं, अब स्ट्राइक हमने कर दी है, हमें क्या हिदायतें बरतनी चाहिए? जी कर्नल दिनेश, स्ट्राइक प्रॉपरली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, स्टिक है, कोई अपना नुकसान भी नहीं हुआ है, लेकिन पोस्ट स्ट्राइक क्या हिदायतें बरतनी चाहिए? हालांकि बॉर्डर में जो रहने वाले लोग हैं उनको सेफर प्लेसेस पर पहुंचा दिया गया है। जी कर्नल दिनेश, आई एम ऑडिबल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कर्नल दिनेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कर्नल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इसलिए हम दोनों बात जी अभी सुनाई दे रही है। जी मेरा सवाल आपके पास पहुंच गया था? नहीं, सवाल एक बार दोहरा दीजिए। मैं दोहरा देता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर फर्स्ट स्ट्राइक बिल्कुल बढ़िया, 9 ठिकाने ध्वस्त, अपना कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्हें 10 के लिहाज से 90 के करीब कहा जा रहा है कि उनके आतंकी मरे। अब पोस्ट उसके बाद, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो सुधरने का नहीं लिए, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, हमें कब हिदायतें करनी चाहिए? क्या हमें प्रिकॉशंस बरते जाने चाहिए? विनोद जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि आज के बाद, क्या अब के बाद भी जो है पाकिस्तान से किसी प्रकार की भी कोई सोशल मीडिया के ऊपर खबर आती है तो उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन ना कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान
का पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार से हम वहां के मंत्रियों की आवाज सुन रहे हैं और जो पूरा का पूरा झूठ फैलाया जा रहा, देखिए आप एक प्रधानमंत्री जो है उनका, वो पार्लियामेंट के अंदर जाके कहता हमने फतेह हासिल कर ली, हमने 5 रफेल गिरा दिए, और इस प्रकार के जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं अपनी पाकिस्तान के अवाम को एक साथ रखने के लिए। तो मैं अपने इंडियन दर्शकों से यह गुजारिश करता हूं कि आपको यकीन करना चाहिए अपने विख्यात जो मीडिया ग्रुप है और भारत सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जाती है। सोशल मीडिया जो पाकिस्तान से आ रहा पर ना यकीन करे। जी विनोद जी, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि देखिए साहब, ऐसा है कि हमने ब्रेन सर्जरी तो कर दी है, क्योंकि ब्रेन सर्जरी जो होती है वो सटीक होती है और उसमें दाएं बाएं जो है कुछ नहीं होता, सटीक होती है। ब्रेन सर्जरी हमने कर दी है। अब रह गई, हमारे एक आदरणीय साथी बता रहे थे कि हार्ट सर्जरी। यस, मैं उनके साथ सहमत हूं, हार्ट सर्जरी के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, और अगर तुम मेरे पास अपना हार्ट जो है ब्रेन सर्जरी के बाद हार्ट की भी प्रॉब्लम लेकर आते हो तो मैं तैयार हूं। आप किस प्रकार का ये दुस्साहस तो करें, हमारी भारतीय सेना तैयार है। आपने जो है जिस प्रकार की खोखली बातें कर रहे थे कि अगर इंडस वाटर का पानी बंद हुआ तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। दूसरा था कि अगर भारत ने कोई दुस्साहस किया तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। अरे भाई, हमने सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया, हमने तुम्हारे जो है 21 जो है टेररिस्ट कैंप के ऊपर भी हमला करके उनको बर्बाद कर दिया। और एक बात ध्यान में रखना, वो पाकिस्तानियों, तुम लोग सोचते थे कि भारतीय सेना जो है वो तुम्हारे हार्टलैंड के अंदर, जहां तुम्हारा दिल है पंजाब, वहां नहीं पहुंचेगी। हमने वहां पे जाके 4 जगहों के ऊपर जो है हमने हमला किया, तुम्हें बता दिया। अब मैं आगे आता हूं। देखिए विनोद जी, थोड़ा सा जाना पड़ेगा। 9 मई 2023 से पहले जो है पाकिस्तान की जो जनता थी वो आर्मी से बहुत डरती थी, लेकिन 9 मई 2023 को जिस समय पाकिस्तान के सिविलियंस ने लाहौर के अंदर उनके कोर कमांडर के घर के अंदर घुस गए, तोड़फाड़ की, जितनी भी आर्मी इंस्टॉलेशन थी उनके ऊपर हमले किए, तो एक प्रकार से पाकिस्तान की जनता के अंदर पाकिस्तान आर्मी का डर खत्म हो चुका है। लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मी जो है अपनी जनता के अंदर अपनी इज्जत बनाने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेंगे भारत के बरखिलाफ, लेकिन अंदर से वो डरे हुए हैं और जो भी एक्शन लेंगे उनको पता है कि अगर हमने किसी प्रकार का कोई दुस्साहस किया तो उसका जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। चलिए, इतने दिनों से आपके सारे मंत्री, जी मैं आपको रोकूंगा ब्रिगेडियर साहब, बस 1 मिनट खत्म कर लेता हूं विनोद जी। जी श्योर कीजिए विनोद जी कर लीजिए। आपके सारे मंत्री जो है बड़ी ऊंची बातें करते थे। वो जो एक बिलावल भुट्टो रानी है, वो जो किस प्रकार की वो जो बातें कर रहा था, और अब जो है इमीडिएटली बात पलट ली कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वो आसिफ राजा जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो जो क्या खोखली बातें करता था, तो अब वो उसका कल स्टेटमेंट आया है कि अगर भारत रुक जाता है तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। एंड फाइनली अभी अखबारों में और मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि सऊदी अरबिया की तरफ से पैगाम आया है कि पाकिस्तान का जो एनएसए है वो हमारे एनएसए से बात करना चाहता है। गजब की बात है यार, तुम तो बड़ी जांबाज फौज हो, तो अब बातचीत के ऊपर भी आगे हो। जी विनोद। चलिए ब्रिगेडियर भूषण दीवान जी से जानना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, जैसे कर्नल दिनेश शर्मा जी ने कहा कि 9 मई 2023 के बाद स्थितियां बदली, जो भय था, डर था, खौफ था सेना का, वो आवाम से बाहर निकल गया। अब सेना जो भी कर रही है अपनी इज्जत वापस लाने के लिए कर रही है। क्या आपको लगता है इस सिंदूर ऑपरेशन के बाद सेना की इज्जत बढ़ी है कि कम हुई है, मिट्टी में मिल गई है? ब्रिगेडियर साहब, आपने म्यूट तो नहीं किया हुआ है, अनम्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दिए सर जी। हाँ सॉरी सर जी। विनोद जी, बेशक साख, सेना की साख बहुत कम हुई आवाम, पाकिस्तानी आवाम के अंदर, और इसलिए हड़बड़ाए फिर रहे हैं वो, और इसलिए
ऐसे में खतरा बढ़ जाता है। क्या कहते हैं कि होशियार दुश्मन और बेवकूफ दोस्त से अच्छा होता है, उल्टा भी ठीक है। बेवकूफ दुश्मन जो है बहुत खतरनाक होता है और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने सवाल पूछा पहले कि हमें क्या तैयारी करनी है। मिलिट्री तौर पे तो हमारी तैयारी पूरी है, पर ये कुछ ना कुछ हड़बड़ा के करेंगे। पर बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट विनोद जी, आप देखना इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रही हैं, मेरे सोर्स मैंने पता किया है, ये पंजाब सरदारों हिंदू सिखों के बीच में फूट डालने का काम करेंगे। जो अभी बात आप कर रहे थे, एक श्रीमान आए हुए थे सरदार जी, कहते हैं गुरुद्वारे पर अटैक किया है, ये बड़ी साफ बात है कि ये सिखों और हिंदुओं में दरार डाल की कोशिश करेंगे। और देखिए अभी गृह मंत्री की जो मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री जी के साथ, और पूरे स्लीपर सेल्स इनके नेपाल के नीचे और दुनिया भर में इनके स्लीपर सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो लड़ाई हमारी मेन तो पाकिस्तान के साथ है, पर अंदर की लड़ाई पे हमने चाक चौकस हो जाना है। ये काम इंटरनल सिक्योरिटी का, आर्मी का नहीं है। चलो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईबी है, रॉ है, पर इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। अब ये वहां से काम कराएंगे, इसके लिए हमने तैयारी पूरी करनी है। और तो पर ये मौका है, हम हर तरीके से भारत तैयार है इनको माकूल जवाब देने के लिए। चलिए राकेश सिंह परमार जी, एक ताबूत ऐसा था जिस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी थी, वहाँ पर प्रेसिडेंट के भी फूल आए थे, मुल्ला मुनीर के भी बड़े आंसू बहाए जा रहे थे। उसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ये कौन सा बड़ा आतंकी है? हाफिज सईद तो नहीं है? हाँ, मैं कल से 2 जगह पर इस पर चर्चा कर चुका हूँ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान अपने आतंकियों को स्वीकार नहीं करता। हम डोजर पर डोजर देते, सबूत तो सबूत। मुंबई हमले में कहा कि ये मेरे नागरिक हैं, लेकिन ये जो आदमी मरा है, देखिए वो 2-3 चीजें बड़ा महत्वपूर्ण है। जो नमाज कर रहा था, मैं नहीं समझता कि उसको क्या बोलते हैं, जो सामने आकर के नमाज करता है। मैं क्षमा चाहूंगा, किसी धर्म को मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। वो एक घोषित आतंकी का बेटा था, जो उसको जो नमाज अदा करता, उसके पीछे मिलिट्री थी जी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का सलामी आया हुआ था जी। मतलब ये जो 3 घोषित है, सलालुद्दीन और ये 2 है, उनमें से कोई मरा हुआ है। ऐसा तो नहीं जो नमाज अदा कर रहा है उसका बापे मरा हो। यह जरूर बात है, क्योंकि तीनों आतंकियों का विजुअल अभी नहीं आया है। नहीं तो ये रोज मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहते हैं, रोज पाकिस्तान में खड़ा होकर के भारत को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन कल से परसों से उनका वीडियो नहीं आया है। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो गया हो गया, बाकियों को भी जल्दी बुलाओ, ताकि अमन चैन पूरे खित्ते में आए, क्योंकि अमन चैन के दुश्मन है ये। 2 बातें आपको और बता दूं कि भारत सरकार को मल्टी फ्रंट पर लड़ना है। पाकिस्तान को तो हमारी सेना निपट लेगी, बिल्कुल। माउथ मीडिया और सोशल मीडिया, एआई के जमाने में इस पर सरकार को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एआई तकनीक से कई आदमी का विजुअल बना करके बोला जा रहा है, कई चमत्कार है। तो यह हमारी सरकार जरूर सोच रही होगी, और माउथ मीडिया पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। सेना हमारा काम कर रही है, वो सक्षम है, और पाकिस्तान भी जानती है कि हमारी सेना सक्षम। चलिए करोड़ी सिंह जी, यूएस से कह रहे हैं कि मैं रेडी हूं इंटरवेन करने के लिए, मध्यस्थता के लिए। क्या करोड़ी सिंह जी किसी दूसरे मुल्क की मध्यस्थता की जरूरत है अभी? क्यों करोड़ी जी? देखिए विनोद जी, भारत और पाकिस्तान दोनों बार बार मध्यस्थता के लिए डिनाई कर चुके हैं कि हमें तीसरी पार्टी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान भी कह चुका है मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। तो मध्यस्थता का सवाल तो रूल आउट है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत पहले चाइना को लेके भी प्रपोज किया था कि चाइना और भारत में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मैं मेरी भूमिका निभा सकता हूं। तो भारत ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। पाकिस्तान को लेके भी पहले प्रपोजल आ चुके हैं, तो भारत इसको डिनाई कर चुका है और पाकिस्तान भी कर चुका है। और आज की स्थिति में जो पाकिस्तान में स्थिति बन रही है, जैसे दिनेश जी ने कहा कि वहां के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में ये कहा, क्या वहां के प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि भारत ने स्ट्राइक किया, सिंधु ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया या अलायंस में रख दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया? तो अपने आवाम को तो वो यही कहेंगे कि हमने पता किया है। तो वो डिफीट एक्सेप्ट कर लेंगे तो उस रहनुमा का वहां का आवाम क्या हाल करेगा?
अभी तो पाकिस्तान में दो सेंटिमेंट मुझे लग रहे हैं, जितने इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू मुझे समझ में आया है। एक तो यह है कि सेना और सरकार कुछ नहीं कर पाई है। भारत ने पानी भी बंद कर दिया, भारत ने स्ट्राइक भी कर दिया, तो एक तरह का सेंटिमेंट है। तो वो हो सकता है मिलिट्री को फोर्स करे कि कोई एक्शन लो, तो पाकिस्तान फिर ऑलरेडी बॉर्डर पे तो हो रहा है। तो आपको आपके कोरेस्पोंडेंट ने रिपोर्ट ही किया होगा कि क्या हो रहा है कश्मीर एरिया में, और कुछ पंजाब के पार्ट में भी शुरू हो गया है, तो एक्शन ले सकते हैं। एक दूसरा इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट उभर रहा है पाकिस्तान में, वो चीन को लेके है, क्योंकि चीन को लेके पाकिस्तान बहुत निराश है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 तारीख को मीटिंग हुई, कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ। तो और दूसरा यह है कि पाकिस्तान ये मान के चल रहा था कि चीन हमें प्रत्यक्ष रूप से हर तरीके से मदद करेगा। तो अब पाकिस्तान में ये सेंटिमेंट आ रहा है कि चीन पाकिस्तान को बराबरी का नहीं मानता है, एक क्लाइंट के रूप में मानता है। और क्योंकि जो जिस सीपेक की बात करते हैं उसमें पाकिस्तान का हिस्सा केवल 9% है, तो चीन से हमने ज्यादा उम्मीद लगा दी थी, तो चीन मदद हमारी नहीं करेगा, इस तरह का सेंटिमेंट उभर रहा है। और ये पाकिस्तान के विशेष रूप से जो पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे लगता है वो इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी बातें कहना शुरू कर दिया है। तो चीन से निराश हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर से दबाव बन रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम आगे कोई एक्शन नहीं लेंगे, हम एस्कालेट नहीं करेंगे अगर इंडिया इससे आगे नहीं बढ़ता है। तो इंडिया का भी इस मामले में अभी तक सकारात्मक संदेश है कि इंडिया इससे आगे नहीं बढ़ेगा। कर्नल शर्मा जी से कर्नल शर्मा जी से जानना चाहते हैं जी, कर्नल दिनेश जी आपसे जी ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से शुरुआत में हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी बाकी सारे किए, उसके बाद जब स्ट्राइक किया है, सिंदूर ऑपरेशन चला करके, अब कितना दबाव में है पाकिस्तान? कहीं दबाव में आकर के, प्रेशर में आके बौखलाहट में कुछ कर ना दे। दिनेश जी। विनोद जी, जिस समय आपके अनुकूल होता है तो आप हर प्रकार का युद्ध जीत सकते हैं जी। सबसे पहले आपको पाकिस्तान की मानसिकता को पढ़ना होगा। पाकिस्तान जो है हमारा हिंदी में कहते हैं शाश्वत शत्रु या चिरस्थायी शत्रु है। तो ये बड़ा अनुकूल समय है, हमें उसे अब यहाँ पे हमें अपना कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान कोई बेवकूफी करे, लेकिन वो बेवकूफी करेगा, क्योंकि इस समय जो है मुनीर के लिए कैच 20 सिचुएशन बन चुकी है। अगर वो कुछ करता है तो भारतीय सेना जो है मुंह तोड़ जवाब देगी, और हो सकता है कि और कुछ हरकत हो जाए। अगर वो नहीं करता है तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगी, उसके लिए भी और पूरी आर्मी के लिए भी करेगी। आर्मी का जो मोराल है इस समय बहुत ज्यादा डाउन है, उनके लोअर लेवल ऑफिसर्स का। जिस प्रकार से उनके बलूचिस्तान के अंदर जो है बीएलए के जो फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर मैं कहूंगा, फाइटर नहीं फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने जो है पाकिस्तान आर्मी को बहुत बुरी तरह से खदेड़ कर रखा है। और बलूचिस्तान से जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक रात के समय बलूचिस्तान के अंदर कोई फौज नहीं होती है, कोई पुलिस नहीं होती है। बलूचिस्तान के अंदर जो क्वेटा है, जो आर्मी कंटोनमेंट है, वहां पर आपको थोड़ी बहुत हरकत नजर आ जाए, अदरवाइज बाकी हिस्सों के अंदर बिल्कुल बलूचिस्तान के लोगों का राज है। वहां पे किसी प्रकार की पाकिस्तान की कोई कंट्रोल नहीं है। और लास्ट थिंग, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं शाहिद अब्बासी का अभी मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, जिसमें उसने साफ तौर के ऊपर कहा है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हाथों से निकल गया है और वो किसी समय भी यूनाइटेड नेशन में जा सकता है अपनी फ्रीडम, एक फ्री कंट्री बनने के लिए। तो अभी मुनीर के लिए, मुनीर ने ये पहलगाम वाला जो ऑपरेशन कर तो लिया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम से मैं निकलूं कैसे। जी विनोद। चलिए ब्रिगेडियर भूषण तिवारी से जानना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आप भी ये बताइए कि क्या भारत की सेना इतनी सक्षम है कि अगर अचानक ही दोनों फ्रंट खोल दिए जाएं
ब्रिगेडियर साहब, दोनों ही फ्रंट खोल दिए जाएं, चाइना खुलकर के समर्थन करना शुरू कर दे, उस स्थिति में भारतीय सेना को, भारत को क्या करना चाहिए? पूरी तरह सक्षम है दो फ्रंट वॉर लड़ने के लिए, पहले तो मैं आप साफ कह दूं। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, अमेरिका जिस तरीके से चीन की मार्केट को तबाह नष्ट करने में लगा है, चीन क्या सोचता है 140 करोड़ आबादी वाली भारत की मार्केट को ना गंवाया जाए। मेरी समझ में, मेरे आकलन में, इसलिए चीन जो है खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है और ना करेगा। देखिए, कई लड़ाई दो दुश्मनों से एक बार नहीं ली जाती। पूरे दुनिया में अमेरिका जो है चीन को दबा रहा है, और इसलिए अमेरिका क्यों मध्यस्थता की बातें ऑफर दे रहा है, प्रपोजल दे रहा है, क्यों दे रहा है? और इसलिए दे रहा है कि भारत पाकिस्तान को इतना ना दबा दे कि पाकिस्तान जाके चीन के साथ और टाइट दोस्ती में आ जाए। वो तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान, चीन को नहीं लिफ्ट दे रहा है, पर मेरी समझ में इस समय चीन के ऊपर यही है मंडरा रहा है। देखिए, जिस राजा की तिजोरी खाली होती लड़ाई नहीं लड़ सकता है। चीन की इकोनॉमी इतनी डाउन है, वो नया फ्रंट नहीं खोलेगा। इसलिए हमको ये भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, ये हमारे पास भगवान खुदा का भेजा हुआ मौका है कि पाकिस्तान को हम 5 टुकड़ों में बांटें या 2 टुकड़े तोड़ दें, ताकि दोबारा चीन और पाकिस्तान मिलके हमारे बरखिलाफ काम ना कर सकें। और ये मौका इंशाअल्लाह हमारे कारगर किया जाएगा इसी दौरान 10-12 दिन के अंदर। चलिए राकेश परमार जी, क्या आपको लगता है वाकई माकूल माहौल है? माकूल माहौल है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए, जैसे बलूचिस्तान की बात की दिनेश जी ने। हालात बड़े। देखिए, पहले हम पाकिस्तान पर चर्चा करें। ये मामला भारत पाकिस्तान के लड़ाई का नहीं है, ये मुनीर का अकेले एक्सटेंशन की लड़ाई है। मुनीर रिटायर हो रहे थे, उन्होंने अपने एक्सटेंशन के लिए साजिश रचा ताकि पाकिस्तान डिस्टर्ब हो जाए और हमारा रिटायरमेंट की चर्चा ना। ये सिर्फ मुनीर का लड़ाई है और किसी का लड़ाई नहीं। ये पाकिस्तानी आवाम भी जानती है और भारत भी जानता है। जैसा कि सर बता रहे थे, चीन की अर्थव्यवस्था सेंक्शन से पहले बर्बाद है। उसका कंस्ट्रक्शन वर्क एकदम डाउन हो गया, वो कंपनियां वहां से छोड़ करके बाहर जा रही थी। अभी चीन अपने सर्वाधिक दुर्दिन में जी रहा है। इस स्थिति में भारत सरकार के विरुद्ध सीधा लड़ने की जोहमत नहीं उठाएगा। और अब भारत के पास एक ऐसा नेतृत्व है जो ढूलमुल रवैया नहीं अपनाता। मैं यहाँ ये बात जरूर कहना चाहूंगा, नहीं तो ऐसा ही एक घटना बंबई में हुआ था, ताज में हमारे कई निर्दोष लोग मर गए थे और यही सेना थी और तैयार थी सेना। उस वक्त के सेनानायक ने कहा था कि हमको मौका दीजिए, 15 मिनट में हम काम कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब की बार वाला नेतृत्व जो है वो सब चीजों को आकलन करने वाला है। जरा हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर, तो ये बनिया आदमी है, तराजू दिया बैठा है, किधर का पलड़ा भारी है। और यह नेतृत्व और सेना मिल करके जरूर कोई बढ़िया काम करेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। और पाकिस्तान स्वतः टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, उसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके कई स्टेट अपना अलग है जहां पाकिस्तानी आवाम की सिर्फ बुलेट चलती है और जवान और लाल नहीं चलता है। तो इस स्थिति में जहां पर आपके सिर्फ बंदूकें बोलती हो और कोई नहीं बोल रहा हो आपसे, तो आप कहां एक में है, स्वतः अलग है। यह सर्वाधिक अनुकूल माहौल है। चीन आपका साथ देगा अंदर खाने, पाकिस्तान अकेला पड़ा हुआ है और हमारी सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है। 140 करोड़ जनता और पूरी राजनीतिक दल हमारी सेना के साथ है, अभी नहीं तो कभी नहीं, मेरा अपना। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन करोड़ी सिंह जी से जानना चाहता हूं कि राकेश सिंह परमार जी का जो मानना है कि ये जो संघर्ष हुआ है, जो ऑपरेशन सिंदूर हमें चलाना पड़ा है, जो पहलगाम में हुआ है, ये मुनीर की वजह से हुआ था। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कहीं ना कहीं यूएसए चाहता है कि चाइना को किसी तरीके से डिग्रेड करने के लिए जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको इंडिया में तब्दील किया है पॉपुलेशन के हिसाब से, और चाइना से मिलकर के ये मुनीर सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये होता है। अगर भारत पे दबाव बनेगा तो भारत अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति है उसको तोड़ सकता है और अमेरिका के साथ अलाई बन सकता है। और आज जिस तरह का ट्रंप साहब ने स्थिति क्रिएट की है, अमेरिका को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलाई की जरूरत है। चाइना और अमेरिका के बीच में, यूरोप और अमेरिका के बीच में जैसी स्थिति बन रही है,
लेकिन दूसरी तरफ चाइना भी अपनी रणनीति खेल रहा है। आपने कहा कि चाइना क्या दूसरा फ्रंट खोल सकता है? चाइना बिल्कुल नहीं खोलेगा। उसके 3 कारण हैं। एक तो चाइना का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत है, और अगर दूसरा फ्रंट खोल लेता है तो वो इन्वेस्टमेंट खटाई में पड़ जाएगा फुल स्केल वार में, क्योंकि अगर 2 फ्रंट वार होगा तो इंडिया पूरी तरह रिटालिएट करेगा, तो इन्वेस्टमेंट का खतरा है। दूसरा, भारत के साथ चीन का व्यापार बढ़ रहा है, और चीन चाहता है कि यूएस को कंटेन करने के लिए भारत का साथ लेना है, और इसीलिए पिछले आप 1.5-2 महीने से देखेंगे कि चीन की तरफ से बहुत पॉजिटिव सिग्नल आ रहे हैं भारत के लिए, और इसीलिए पाकिस्तान का खुलकर समर्थन नहीं कर रहा है। तीसरा, ये चाहता है चीन किसी युद्ध में नहीं फंसना चाहता। चीन का उद्देश्य है सदी के मध्य तक सुपर पावर बनना, और अगर कहीं वार फ्रंट पे आता है तो चीन को वो नुकसान हो सकता है। अमेरिका ये चाहता है कि एससीओ है, ब्रिक्स है, ये जो संगठन आ रहे हैं जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अमेरिका के जो विश्व की जो नेतृत्व है उसके लिए खतरा हो सकते हैं। उसमें भारत अमेरिका के लिए क्रूशियल है, क्योंकि साउथ अफ्रीका अमेरिका के साथ नहीं जा सकता, ब्राजील नहीं जा सकता, चाइना नहीं जा सकता। तो निश्चित रूप से अमेरिका ये चाहता है कि भारत पे अगर कोई दबाव बने, और दबाव बनेगा भारत पे, भारत कमजोर महसूस करेगा तो अमेरिका के पहलू में आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे जो नीति निर्माता है वो भी इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। तो जैसे हमारे विदेश मंत्री ने बार बार कहा है कि भाई यूरोप को या पश्चिमी देशों को अपना जो यूरो सेंट्रिक माइंडसेट है उससे बाहर आके सोचना चाहिए। यूरोप से बाहर भी दुनिया है, या ट्रांस अटलांटिक जो क्षेत्र है उससे अलावा भी दुनिया है। तो भारत मुझे लगता है कि इस तरह के झांसे में या इस तरह की स्थिति में तो नहीं आएगा, और चीन भी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की मदद करेगा। अब पाकिस्तान के सामने विकल्प क्या है? यह है सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान का आवाम ये कह रहा है कि आपने कुछ नहीं किया, भारत ने इतना कर दिया है। दूसरी तरफ वो झूठी सूचना दे रहे हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की मीटिंग 1-2 दिन में हो सकता है। एक तीसरा जो महत्वपूर्ण है विनोद जी, वो ईरान ने एक प्रस्ताव रखा है कि हम मीडिएशन नहीं करेंगे, हम गुड ऑफिस से एक सद्भावना के रूप में, क्योंकि पाकिस्तान और भारत में लंबे समय से कोई डायलॉग नहीं है, कोई संवाद नहीं है, क्योंकि भारत का स्टैंड ये है कि जब तक आप आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे तब तक बात नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में बातचीत शुरू करने के लिए ईरान ने एक ये कहा है कि हम गुड ऑफिस से जो सद्भावना की बात है कि भारत और पाकिस्तान को कहीं बातचीत के लेवल पे लाने की कोशिश कर सकते। मीडिएशन तो बिल्कुल नहीं है, उसकी तो रूल आउट है। चलिए, लेकिन कहीं डायलॉग शुरू हो, बातचीत शुरू हो एक दूसरे से, तो उसके लिए प्रयास ब्रिगेडियर साहब जी, ईरान भी है और दूसरे देश भी कर सकते हैं। जी विनोद जी, ब्रिगेडियर साहब से जानना चाहता हूँ, ब्रिगेडियर साहब आप माने ना माने, चाइना का बड़ा कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, पीओके में बहुत ज़्यादा खर्च किया है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की सपोर्ट की जाए, कहीं वो सपोर्ट हमें नुकसान ना पहुंचाए। विनोद जी, ये आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। चीन बिल्कुल नहीं चाहता है कि पाकिस्तान डूब जाए, हिंदुस्तान के भारत के सामने वो एकदम बौना हो जाए। अगर बौना होता है तो चीन के $40 बिलियन जो है वो सख्त में पड़ जाएंगे। पर चीन जो है वेट एंड वॉच करेगा, और ये मैं बता रहा हूं आपको, ये शुरू से मैं यही कह रहा हूं कि ये अभी जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, मिलिट्री हुक्मरान हैं, वो ऐसी कंडीशन में है कि ना उगला जाए ना निगला जाए। चुप बैठ जाए तो इनको नोचेंगे, आवाम नोचेगी। चुप ना बैठे तो और गड़बड़ी करें तो इनको फिर मार पड़ेगी, वो आवाम पे जाएगी मार, फिर इनकी आवाम इनका मुंह नोचेंगे। तो इस कंडीशन में है मिलिट्री, पाकिस्तानी मिलिट्री। कोई जरूरत नहीं काम करने की जो उन्होंने किया है, पर जो भी किया है हमें तो एक फायदा है, इसको हमने भुलाना है। पर मैं फिर से दोबारा बात आपके जहन में लाना चाहता हूं, 4 से 5 करोड़ घुसपैठिए इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से रोहिंग्या को मिला के भारत में है। ये सबसे बड़ा खतरा जो हमारे लिए क्या है, ये कुछ ना कुछ खुरापात इधर उधर करेंगे। हमने इस फ्रंट को लेट जनरल बिपिन रावत सीरियस क्या कहा करते थे, 2.5 फ्रंट, 2.5 नहीं, हाफ नहीं है, ये फुल हो चुका है। इतनी आबादी है इनकी, तो
ये हमने बहुत जरूरी, इस पे हमने बहुत भारी ध्यान देना है। तो दिखता है दुश्मन आसान होता है तोड़ना, तो दिखता नहीं है वो मुश्किल होता है, इसको हमने समझना है। इसमें पॉलिटिकल विल बहुत चाहिए। तो ये मैं कह रहा हूँ जहां तक चीन का सवाल है। और ये क्या, एक बात और है, अगर ये वॉर, ये टेंशन लंबा खींचता है तब तो चीन या और कोई बीच में कूदेगा, इन लंबा खींचेगा नहीं। हर कोई चाहता है ठंडा हो जाए, पर पाकिस्तान खुद ब खुद टूटेगा, और तो खुद टूटना है उसने, इसलिए ना तो चीन इसमें घुसेगा, ना अमेरिका घुसेगा, ना कोई घुसेगा। तो ये हमें डरने की बात नहीं है। चलिए राकेश जी, आपसे जानना चाहते हैं कि ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि 2.5, विपिन रावत कहते थे 2.5 लोगों से लड़ाई करनी है, लेकिन अब इन्होंने 3 बना दिए हैं। तो आप हमें इतना बताइए, इस जो तीसरा बेवजह बन रहा है उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? हमने अपनी राजनीति के लिए इनके वोट बैंक भी, वोट भी बना दिए, इनके आधार कार्ड भी बना दिए। अब वक्त आ चुका है, नया देश है, देश की तस्वीर नई है, देश में लोग नए हैं, फैसले लेने वाले लोग हैं, तो अब क्यों ना इनको अच्छे से बाहर का रास्ता दिखाया जाए? विनोद जी, यह बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए, मैं बड़ा जिम्मेदारी से और दुखी मन से कह रहा हूं कि घुसपैठ पर दोनों लोग राजनीति करते हैं। जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो कहते हैं कि मैं तेरा वोट बनवा दिया, और जो उसका विरोध करते हैं वो उसके विरोध पर राजनीति करते हैं। ये दोनों लोगों के लिए खाद पानी का काम है, और यह देश हित में बिल्कुल नहीं है। सभी राजनीतिक दल का फायदा है घुसपैठिया, क्योंकि घुसपैठिया किसी को वोट देता है और किसी को वोट दिखा करके दूसरे तरफ से वोट मिलता है। सरकार राज्य, एक बात आप, मतलब मैं तो इसके पहले मुझे पता ही नहीं था, जब हमारा बॉर्डर बंद हुआ तो एक ऐसे घोटाले का पता चला, गर्भाशय घोटाला। यहाँ साला गर्भाशय घोटाला भी हमारे देश में हो रहा है कि वो 20 साल से पाकिस्तान की बीवी है, पासपोर्ट उसका भारतीय है, बच्चा उसका पाकिस्तानी है। अब जाकर के जब सीमा बंद हुआ तो बॉर्डर वाले बोले तू पाकिस्तानी नहीं है ना, तेरे को नहीं लेंगे। तो बोला नहीं, मेरा तो 20 साल से निकाह हुआ। इस देश का कोई पाकिस्तान, चीन, जापान क्या बिगाड़ेगा? हम बिगाड़ने के लिए खुद ही बैठे हुए हैं, और यह सरकारें नहीं करेंगी, राजनीतिक नहीं करेंगे, ये हम और आप करेंगे मतदान के टाइम। जब चुनाव का टाइम आए तो हम बटन दबाने से पहले बोले कि भाई तूने घुसपैठिया को सहारा दिया और तूने घुसपैठिया के नाम पर वोट मांगा, हम दोनों को बहिष्कार करते हैं। चुनाव आयोग ने नोटा का सोटा चलाया हुआ है, हम वही करेंगे। घुसपैठिया बड़ा समस्या है, अगर सरकार चाहे बढ़िया मौका है, इसी बहाने उनको घुस निकाल फेंके। लेकिन मैं कह रहा हूं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से, ये भगाए नहीं जाएंगे, क्योंकि यह राजनीति बनाने के लिए, राजनीति करने के लिए खाद पानी का काम करेगा। चलिए करोड़ी सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे ये मामला हुआ और अटारी बॉर्डर पे हमने देखा, यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, कुछ पॉलिटिशियन के भी स्टेटमेंट आने लगे, उनके बारे में आपकी क्या राय है? ये मानवाधिकारों का हनन है। जी करोड़ी जी। देखिए, जब वार की सिचुएशन होती है तो उसमें मानव अधिकार नहीं, ये तो बात की स्थिति है। पीस टाइम में हम मानव अधिकारों की बात कर सकते हैं, और व्यक्ति के अधिकार तो होने चाहिए। जब दोनों साइड में गोली चल रही है, वहां अधिकार कहीं काम नहीं करता है। वो तो पीस टाइम में हम अधिकार की बात करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि स्टेट और व्यक्ति के संबंध है वो अधिकारों पे आधारित होने चाहिए, व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्र स्टेट से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वो बातें रेलेवेंट है, वो विनोद जी बिल्कुल इररेलेवेंट नहीं है। लेकिन वार टाइम में ये कहना कि हाँ मानव अधिकार है, सामने से गोली आ रही है, तो वहां वो फंक्शनल नहीं होगा। एक जो आपने अभी घुसपैठियों का सवाल उठाया, घुसपैठियों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वो ये आ सकती है कि इस देश में आप डिपोर्ट करना चाहोगे, वो कहेगा ये हमारे नागरिक नहीं, तो उनकी वहां के नागरिकता की, वो वहां के हैं, इसका प्रूफ हमें देना पड़ेगा, नहीं तो वो स्टेटलेस हो जाएंगे। और स्टेटलेस होते ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय आ जाता है, ये आप उनके तो नहीं है, तो आपके यहाँ आप भी नहीं मानते हो, कोई तो मानेगा इनको। तो एक लार्ज स्टेट पे डिपोर्ट करेंगे तो स्टेटलेस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो मानव अधिकार एक पीस टाइम में रिलेवेंट है, एक नॉर्मल केस में रिलेवेंट है, वार टाइम में वो ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। विनोद, चलिए करोड़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भूषण दीवान जी आपका भी, दिनेश आपका भी, राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।